नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नदी के बीचों बीच यानी बीच मझधार में अगर नाव फंस जाए तो फिर उसे पार लगाना बड़ा मुश्किल है। और कुछ ऐसी ही स्थिति आज की तारीख में बीजेपी की है वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर। उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि ये जो दो किंग मेकर हैं, मोदी जी के किंग मेकर हैं नायडू और नीतीश, ये इस बिल पर साफ स्टैंड नहीं ले पाए। कभी यस करते हैं, कभी नो करते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी चुप हो जाते हैं। और ये जो उनकी खामोशी है, इसको लेकर मोदी और शाह वाकई घबरा गए। और सबसे बड़ी गलती शाह साहब ये कर गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि बिल आ रहा है और तैयारी भी कर ली है कि 2 अप्रैल को बिल इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में। पर सच ये है कि एनडीए की पूरी बारात अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, वक्फ बिल जो है वो 2 अप्रैल को लोकसभा में रखा जाएगा पासिंग एंड कंसोलिडेशन के लिए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो बिल है वक्फ बोर्ड का, जो कानून बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर कोहराम मचा है आजकल पूरे संसद में, क्या ये बिल अभी भी रोका जा सकता है? और क्या नायडू और नीतीश आखिरी वक्त पर, आप कह सकते हैं कि बिल से एक रात पहले इरादा बदल सकते हैं? और अगर नायडू इरादा बदलेंगे तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं एनडीए में, जो मुस्लिम वोट लेती हैं, जैसे अजीत पवार की पार्टी या जयंत चौधरी की पार्टी या फिर चिराग पासवान की पार्टी, क्या ये भी पीछे पीछे इरादा बदल सकती हैं? और अगर ये बिल लोकसभा में ही फंस गया, क्योंकि गिनती ऐसी है, तो फिर राज्यसभा में तो बड़ा मुश्किल है इसका पास होना। और अगर मैं सच कहूं तो पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बड़े इशू पर नायडू और नीतीश चुप हैं और पहली बार मोदी और शाह घबराए हुए हैं। हम बिल को हरगिज कबूल नहीं कर सकते। जब हमारे धर्म पर हमले की बारी आएगी, जब हमारे काटने और मारने की बारी आएगी, उस वक्त आप मौन हो जाओगे। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, बहुत छोटी सी गुजारिश आपसे, कि अगर इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से, आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है और आप ही की आवाज़ से मेरी आवाज़ है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी लिखिएगा इस वीडियो पे, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। और अब मैं असली खबर पर आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए कि मैं आपको ये बता सकूँ कि ये जो गेम है कहाँ फंस गया। जो मैंने पहले कहा था कि मोदी शाह की नाव बीच मझधार में फंस गई है, तो क्यों फंस गई है, इस गेम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, तस्वीर बिल्कुल साफ होगी आपके आगे। अब दोस्तों, ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जब पहली बार पेश हुआ लोकसभा में तो अचानक रातों रात नीतीश और नायडू ने स्टैंड बदल लिया। और स्टैंड ऐसा बदला कि उन्होंने कहा, भाई मोदी जी, अब हम इस बिल का सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह उनके मुस्लिम वोट बैंक की थी। और देखते ही देखते, जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो चिराग पासवान वो भी मुस्लिम वोट लेते हैं, अजीत पवार वो भी मुस्लिम वोट लेते हैं। तो ये सारे जो दल थे एनडीए के अंदर, जो सेकुलर अपने को कहते हैं, ये कहीं ना कहीं विरोध करने लगे। और बीच मझधार में मोदी शाह की फजीहत होने लगी। उनको लगा ये तो बिल तो पास ही नहीं होगा। लिहाजा एक कंप्रोमाइज़ किया गया, एक समझौता किया गया। और समझौता ये किया गया कि चलिए भाई, इस बिल को एक कमेटी को दे देते हैं, ये बिल को जेपीसी को दे देते हैं। इसमें जो भी तरमीम करना है, जो भी बदलना है, रायशुमारी करनी है, तो एक बार फिर से इस पर रायशुमारी करते हैं। तो ये बिल साहब जेपीसी यानी एक संसदीय कमेटी को दे दिया गया। कुल मिलाकर ये बिल एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। अब दोस्तों, ये जो मामला जेपीसी को दे दिया, कमेटी को दे दिया, मामला ठंडा पड़ गया, तो मीडिया का फोकस भी हट गया, मीडिया भी भूल गई। और लिहाजा क्या हुआ कि इसी बीच किसी तरह से सेटिंग करके नीतीश, नायडू और जो छोटी मोटी पार्टियां जो मैं बता रहा था एनडीए की, उनसे कहीं ना कहीं सहमति ले ली, यानी चुपचाप समर्थन कर दिया जेपीसी के अंदर। और जेपीसी ने एक रिपोर्ट बना के संसद में रख दी। और जैसे ही संसद में ये रिपोर्ट रखी और पता लगा मुस्लिम समाज को कि भाई नीतीश और नायडू ने तो फिर स्टैंड बदल दिया, पहले तो विरोध कर रहे थे, अब जेपीसी के साथ चले गए, तो ये जो स्टैंड चेंज हुआ,
तो दोस्तों पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की तमाम संस्थाएं और तमाम उनका जो समाज है वो सड़कों पर आया। जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे, यहाँ तक कि नीतीश का घेराव पटना में हुआ और मिस्टर नायडू का घेराव विजयवाड़ा में हुआ। और एक बार फिर से नीतीश और नायडू पर दबाव कुछ ज्यादा ही आ गया। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। अब पिछले 10-15 दिनों में इतना ज़्यादा प्रेशर नीतीश कुमार पर हो गया, नायडू बाबू पे हो गया कि मुसलमानों ने और मुस्लिम संस्थाओं ने इन दोनों नेताओं की जो इफ्तार पार्टियां बड़ी मशहूर होती, इफ्तार पार्टी का ही बायकॉट कर दिया मुसलमानों ने। एक तरह से आप कह सकते हैं टोपी उछल गई नायडू और नीतीश की। और तब इनको लगने लगा, इन दोनों नेताओं को लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मोदी और शाह की राजनीति के चक्कर में हमारा मुस्लिम वोट बैंक ही फंस जाए, उसी में सेंध ना लग जाए कहीं। और इस वजह से ये दोनों नेता अचानक मुस्लिम धर्मगुरुओं के आगे एक बार फिर झुक गए। जो संविधान में लिखा गया है वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए नायडू बाबू ने एक बयान दिया आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा कि भाई मैं गारंटी देता हूँ, नायडू की गारंटी है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी जो भी संपत्ति है, किसी भी संपत्ति पर कोई नज़र नहीं उठा कर देख पाएगा और मैं मुसलमानों के साथ 100% खड़ा हूँ। उधर नीतीश बाबू का तो ये हालत है, भले ही उनकी आजकल तबीयत ख़राब है, मिजाज ठीक नहीं नीतीश बाबू के, लेकिन फिर भी प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो आज जब ईद की नमाज़ हो रही थी उसके बाद तमाम मुसलमानों के साथ, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे झुककर सलाम किया और गले मिले और ये कहा कि नहीं साहब, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक मुसलमानों के साथ में। और ये तस्वीरें जो उन्होंने खिंचवाई अपने ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार ने खुद डाल दी कि भाई हम कहीं दूर नहीं हैं, हम आप ही के साथ हैं, मुस्लिम्स के साथ हैं। अब दोस्तों इधर नायडू और नीतीश पर जब दबाव आया, उनका थोड़ा सा स्टैंड रुख बदला, तो अमित शाह थोड़ा सा फिर घबरा गए, प्रेशर में आ गए। तो एक नई उन्होंने रणनीति बनाई। चाणक्य हैं तो चाणक्य नीति से चलते हैं। उन्होंने कुछ छोटे मोटे मुस्लिम समाज में जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उनको दाना डाला और कहा कि भाई आप कैमरे पर बोलिए कि नहीं साहब, मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड के साथ खड़ा है। तो आज ये एक्सरसाइज की गई। अब इस एक्सरसाइज के पीछे क्या डील है तो आप समझ ही रहे हैं। पहले सुन लीजिए, इन मौलाना को सुनिए। लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। उधर केरल में भी वही खेल हुआ जो अजमेर में खेला गया। बीजेपी को यहाँ मुसलमान जब नहीं मिले तो जो चर्च हैं, चर्च के, कैथोलिक चर्च के जो बिशप हैं, उनसे बयान दिलवाया गया कि भाई हम इस बिल के साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं ईसाई और मुसलमान इन्हीं को भिड़ाने की कोशिश हुई। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से एक प्रेशर डाला जाए एनडीए की जो सेकुलर पार्टीज़ हैं कि भाई आप इरादा मत बदलिए, बिल के साथ आइए। और ख़ुद मंत्री जी किरण रिजिजू जो मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के मोदी सरकार में, वो भी कैमरे के सामने आज अवतरित हो गए। मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हकीकत यह है कि मोदी सरकार सारे काम धाम छोड़कर आजकल इसी बिल पर फोकस कर रही है। और फोकस भी यही है कि किसी तरह से नीतीश और नायडू मान जाएं, बिल का समर्थन कर दें, ये बिल लोकसभा से पास कर दिया जाए, बाद में राज्यसभा में पास करा ही लेंगे। ये एक फोकस, यानी टोटल प्रेशर नीतीश और नायडू को दिया जा रहा है। उसकी वजह बड़ी साफ है। अगर मोदी जी के पास 272 सांसद होते तो उन्हें कतई परवाह नहीं थी कि नायडू उनका साथ दे रहे हैं या नीतीश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दिक्कत यह है मोदी जी की कि बिना नायडू के, बिना नीतीश के समर्थन के ये बिल पास ही नहीं हो सकता है। यानी कुल मिलाकर मोदी नायडू नीतीश पर निर्भर हैं, बैसाखियों पर निर्भर हैं अपने। और अगर आप लोकसभा की अंक गणित देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, तो तस्वीर और साफ हो जाएगी कि कहां फंस गई है नाव मोदी और शाह की।
अब दोस्तों नाव क्यों फंसी है बीच मझधार में मोदी और शाह की इस बिल को लेकर? अगर आप ये संख्या बल देखेंगे, अगर आप ये नंबर्स देखेंगे लोकसभा के पार्टियों के, एनडीए के, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एनडीए की जो स्ट्रेंथ है, मोदी जी की जो स्ट्रेंथ है एनडीए की 293 है, 272 का बहुमत है, यानी बहुमत से कुछ सीटें ज़्यादा इस वक्त मोदी जी के पास हैं। लेकिन मोदी जी की खुद की सीटें कम है, मोदी जी के पास 240 सीटें हैं। अब इसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मोदी जी के साथ खड़ी हैं, जैसे शिंदे की शिवसेना, वो तो भाई हिंदू पार्टी है तो उनका भी सपोर्ट है। पवन कल्याण की जीएसपी, ये भी सपोर्ट कर रही मोदी जी को। ये अनुप्रिया हैं, ये भी मोदी जी के साथी हैं, इनका कोई बहुत मुस्लिम से लेना देना नहीं। असम गण परिषद है, उनके पास भी एक सांसद हैं। और अगर आप एसकेएम और यूपीपीएल ये सब देखेंगे, यानी कुल मिलाकर जो दक्षिणपंथी, थोड़ा सा दक्षिणपंथी की तरफ झुकाव है, यानी बीजेपी की विचारधारा की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, या जो टोटली जो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर नहीं हैं, उनकी मैं अगर गिनती करूं तो 240 + 14 254 का आंकड़ा है, 254। अब 254 पे तो बिल पास नहीं होता है, 272 के ऊपर ही बिल पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो जो बाकी पार्टियां हैं एनडीए में, वो सब वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट लेती हैं, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, मजबूरी में मोदी जी के साथ आई हैं। वो कौन सी पार्टियां हैं? वो टीडीपी है, नायडू साहब की 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद, ये भी मुस्लिम वोट लेते हैं। चिराग पासवान, मुस्लिम वोट इन्हें भी मिलता है बिहार में, 5 हैं। जेडीएस, देवगौड़ा, तो नाम ही है जनता दल सेकुलर, 2 सांसद इनके पास हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी, इनको भी अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि मुसलमान वोट नहीं देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपका समीकरण ही बदल जाएगा जाट और मुस्लिम वाला। इनके पास भी 2 सांसद हैं। हम हैं, ये भी वोट लेती है, और एनसीपी अजीत पवार की। कुल मिलाकर 39 ये जो संख्या है, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो मुस्लिम वोट जिन्हें मिलता है, वो 39 है। अब ये अगर इरादा बदल लिया इन्होंने, अगर नायडू ने पहल करी, उसके पीछे नीतीश आ गए, तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर फिर से विरोध करने लगेंगे। जैसे शुरू में जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तब विरोध किया था, वैसा ही विरोध हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी की जो संख्या है वो 254 पे ही रह जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अदर्स हैं, ना एनडीए में हैं ना एनडीए में, जो न्यूट्रल पार्टीज़ हैं, उसमें भी साहब ऐसी पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं। जैसे 4 सांसद जो हैं वो वाईएसआर पार्टी के, वो मुसलमान वोट लेते हैं आंध्र प्रदेश में। अब एआईएम है, ओवैसी साहब की है, उसमें एक है। इसी तरह से एक नई पार्टी बनी है सिखों की पंजाब में, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट, वो भी नहीं देगी। उसके 2 सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल का 1 सांसद है। कुल मिलाकर मिज़ोरम तो बहुत ही खफा है मोदी जी से। तो ये जो 11 सांसद हैं, इसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, जिसमें पप्पू यादव हैं, ये 11 भी टूटेंगे नहीं बीजेपी से, क्योंकि मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। तो कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये है कि अगर नायडू और नीतीश, उन्होंने इरादा फिर बदला शुरू की तरह, तो ये बिल वाकई पास नहीं हो सकता। और लोकसभा की जो संख्या बल है वो हमें ऐसा ही बताती है। अब दोस्तों, नायडू साहब जो हैं वो चुप क्यों हैं? वो क्यों बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि वफ़ की संपत्ति जो है मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई छेड़ नहीं पाएगा? क्यों नीतीश कुमार जो हैं वो आज ईद में मुसलमानों के गले मिल रहे हैं? क्यों ये लोग बेखौफ बेलौस होकर ये कर रहे हैं? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। वजह ये है कि मान लीजिए अगर नायडू बाबू ने इस बिल पर मोहर नहीं लगाई, इस बिल के साथ नहीं गए, मान लीजिए, तो मोदी जी कुछ उनका कर नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मोदी की जो सरकार है वही नायडू और नीतीश के भरोसे चल रही है। इसलिए अगर नायडू और नीतीश ने नाराज भी कर दिया मोदी जी को, नहीं दिया वोट इस बिल पर, तो भी मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मोदी जी ने थोड़ा सा भी तेवर दिखाए तो समर्थन खिंच सकता है, सरकार चली जाएगी। दैट इज़ द मेन पॉइंट। संकट ये है कि मोदी कुछ कह भी नहीं सकते नायडू से और नीतीश से। उसकी वजह है सरकार ही नायडू और नीतीश चला रहे हैं, ये हकीकत है। और ये भी हमें लोकसभा के नंबर ही बताते हैं। तो दोस्तों, कहानी तो अब धीरे धीरे आप समझ ही रहे होंगे कि मुसलमानों का प्रेशर नीतीश और नायडू पर है। नीतीश और नायडू का जो प्रेशर है वो मोदी और शाह पर है। और मोदी और शाह कुछ कर नहीं सकते नायडू नीतीश का। अगर वो यस कहें तो खुश हैं, नो कहें तो भी खुश होना पड़ेगा, क्योंकि समर्थन से ही सरकार चल रही है नीतीश नायडू की। तो बहरहाल अब
मिस्टर चाणक्य को डिसाइड करना है कि भाई ये जो 48 घंटे का वक्त है क्या करें, बिल लाएं और अगर लाएं तो नीतीश और नायडू को कैसे मनाएं, ये प्रॉब्लम है। और बिल अगर नहीं लाते फिर पीछे हट जाते हैं तो फिर फजीहत होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में ये गेम फंस गया है और हर घंटा जो है वो इसमें निर्णायक होने जा रहा है। मुझे लगता है कि सियासत में कभी कभी एक रात में ही बहुत कुछ पलट जाता है, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं। ये तो बिल है, इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये बिल पार्लियामेंट में, लोकसभा में टेबल नहीं होता फिर से। और मैं अपडेट आपको लगातार करता रहूँगा। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा इस स्टोरी पर, इस वीडियो पर, और अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, लेकिन प्रतिक्रिया आप लिखिएगा, मुझे थोड़ा उससे मदद मिलेगी अगली स्टोरी करने के लिए। इतनी मेरी गुजारिश है। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।